नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के 100 घंटे के भीतर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी है। दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में उस कैंप को निशाना बनाया जिसमें प्रवासी मजदूर रहते हैं। इसलिए इस हमले में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए लोगों में पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं। कश्मीर वैली के एक डॉक्टर की भी मौत हुई है जो इस कैंप में मजदूरों की मदद के लिए रोज वहां जाते थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। यह लश्कर तैयबा का बदला हुआ नाम है। पता यह लगा कि कल रात जो हमला हुआ उसे 2 से 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, हमला करने वाले ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस बेगुनाहों का खून बहाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में जवाब दे दिया है। लोग विकास चाहते हैं और वो किसी भी कीमत पर विकास के कामों पर ब्रेक नहीं लगने देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे पाकिस्तान को मैसेज दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 12 साल के बाद इस तरह का हमला क्यों हुआ? इसके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, पाकिस्तान के इरादे क्या हैं? जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद प्रवासी मजदूर पर हमला, 13 साल के बाद दिल्ली में ब्लास्ट और हवाई जहाजों में बम रखे होने की होक्स कॉल्स, ये सब एक साथ अचानक तो नहीं हो सकता। क्या यह सब सोची समझी साजिश है? क्या यह संयोग नहीं प्रयोग है? इस पर बात करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खौफनाक वारदात से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कल रात के अंधेरे में आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों के कैंप पर फायरिंग की। असल में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पर एक टनल बन रही है। इस टनल पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों से हैं। इसलिए इन मजदूरों के रहने के लिए गगनगिर इलाके में एक कैंप बनाया गया है। कल शाम काम खत्म करके जब मजदूर गगनगिर कैंप में पहुंचे तो घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 7 लोग मारे गए और 5 जख्मी हो गए। यह आतंकवादी हमला जिस जगह हुआ वो घने जंगलों के बीच है। हमले में मारे गए लोगों में बड़गांव जिले के एक डॉक्टर थे, जबकि 6 लोग कश्मीर के बाहर के इलाकों से आए हुए थे। मारे गए लोगों में पंजाब के गुरमीत सिंह, मध्य प्रदेश के अनिल शुक्ला, बिहार के फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ और कलीम शामिल थे। इनके अलावा जम्मू के रहने वाले शशि भूषण अबरोल की भी इस आतंकवादी हमले में मौत हो गई। लोगों ने बताया, हमला उस वक्त हुआ जब मजदूर खाना खाने जा रहे थे। क्योंकि इलाका जंगली है, आसपास बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, इसलिए जब तक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौके पर पहुंच पाते तब तक आतंकवादी भाग चुके थे। पुलिस ने घायलों को शेर कश्मीर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में भारी नाराजगी है। इस हमले में मारे गए बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज डार के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। डॉक्टर शाहनवाज डार इलाके के लोगों में बहुत पॉपुलर थे क्योंकि वो हर इंसान की मदद करते थे। अपना काम खत्म करने के बाद वो रोज टनल के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का इलाज करने उनके कैंप में जाते थे। जैसे ही आतंकवादी हमले में डॉक्टर शाहनवाज की मौत की खबर आई, उनके गांव में मातम पसर गया। डॉक्टर शाहनवाज की मौत की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग उनके घर पहुंचने लगे। लोगों में दुख भी है, गुस्सा भी है। शाहनवाज की डेड बॉडी के सामने लोगों ने कसम खाई कि कश्मीर के अमन चैन को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। लोग कह रहे थे कि डॉक्टर शाहनवाज ने ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल पेश की है और वो दहशतगर्दों को उसका जवाब जरूर देंगे। पन्ने गरवाज ने दोनस अनून छा के अब ते वन पन्ने लक्की जिगरास जिसने आज रो के कहा दोनम गोबरा आप डॉक्टरी छोड़ो, आप आईएएस के लिए फोकस करो। सो बच्चों जो जज्बात और तेम को मुते
डॉक्टर शाहनवाज के बेटे की बात सुनेंगे तो आपका दिल भर आएगा। डॉक्टर शाहनवाज के बेटे मोहसिन ने कहा, पापा उसे आईएएस बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन आतंकवादियों ने उसके पिता को ही उससे छीन लिया। मोहसिन ने कहा, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मेरे पापा ने बोला, मैंने ठान ली है, मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। एसएसपी से मैं गुजारिश करता हूँ, एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब जाया नहीं होना चाहिए। गांदरबल में कल हुए हमले में जम्मू के रहने वाले शशि भूषण अबरोल भी आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए। शशि भूषण अबरोल टनल के डिजाइनर थे। वो दिवाली से पहले घर जाने वाले थे। परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे थे। कल वाइफ ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन चांद देखने के बाद जब वाइफ ने पति को फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद शशि भूषण के पिता ने बेटे को कॉल किया, तब भी फोन नहीं उठा। इसके बाद कैंप पर आतंकवादी हमले की खबर आई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शशि भूषण अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनकी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं। बेटियां अपनी मां का हाथ देखकर डरी हुई हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनके पिता को कुछ हो गया है। वो मां से जिद कर रही हैं, जल्दी चलो, पापा को बचा लेते हैं। हाँ, तेरी सुन रही है ना बेटा, तेरी सुन रही है। कोई बात नहीं, अभी पापा आ जाएंगे, अभी आएंगे। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शशि भूषण के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। दुख की घड़ी में उन्हें हौसला दिया और पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया। शशि भूषण की मां ने बताया कि बेटे से 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उसने दिवाली पर घर आने को कहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आतंकवादी दिवाली से पहले उनके घर का चिराग बुझा देंगे। खबर आई लड़का वो चले यार। वो कब आखिरी बार कब यहाँ आए थे? 2 महीने गया था। 2 महीने पहले आए थे। अभी दिवाली पे आना था उसने। दिवाली पे वापस आना। तो क्या आखिरी बार बात कब हुई आपकी? 2-4 दिन हुए, फोन पे बात करता था। अच्छा, तो क्या बोलते थे? हालात ठीक है, क्या बोलते थे? उसने कभी नहीं बोला वहाँ, कहता हम ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आपको कब पता चला ये? रात को व्रत रखा था ना करवा चौथ का, तो बहू उसकी फोन करने लगी ना, तो उसने फोन नहीं उठाया। बड़ी देर उसने फोन किया, नहीं उठाया। फिर वो नीचे आई, कहती है मम्मी वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं फिर इन्होंने किया, बाप ने, फिर इन्होंने किया, उसने तब नहीं उठाया। बड़े बेटे को फोन किया दिल्ली में, कोई 11 बज गए थे, 11 बजे फोन किया उसको। कहता फोन नहीं आया उसका। मैं नहीं, कहता मैं करता हूँ। उसने किया तो तभी उसने फोन का जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद और किसी को बोला तो उसने बोला अब नहीं, सुबह पता चलेगा। सुबह पता चला। गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिस इलाके में हमला हुआ वो इलाका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की विधानसभा सीट में आता है। उमर इसी इलाके से एमएलए हैं। गांदरबल के लोग भी इस हमले से खौफज़दा हैं, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अब तक इस इलाके में कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ था। लोगों ने बताया कि कल रात जब आतंकवादियों ने फायरिंग की तो उन्हें लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। शायद हिंदुओं का कोई त्यौहार है, कोई ख़ास दिन है जिसका जश्न वो पटाखे फोड़कर मना रहे हैं। लेकिन सुबह पता लगा कि आवाज़ें पटाखों की नहीं, गोलियों की थी। गांदरबल के नौजवानों ने कहा, यह आतंकवादियों ने सिर्फ कुछ बेगुनाहों पर नहीं बल्कि कश्मीरी नौजवानों के
ख्वाबों पर हमला किया है। जो आवाज़ थी वो आई थिंक 10-12 मिनट्स तक चली, तो इतना पूरा नहीं पता था क्या हो रहा है। तो मुझे पहले लगा दिवाली है, तो मैं जब गूगल पे सर्च किया तो वो 29 यही सितंबर कुछ दिखा रहा है, अक्टूबर दिखा रहा है। तो मैं दोस्त को बोला, मैंने बोला यार ऐसा तो नहीं है, मतलब अचानक ये कहाँ पटाखे फोड़ेंगे। तो उसने बोला यार इनका कुछ फंक्शन है। मैं फिर रोड पे गया, पहले मुझे भी लगा ऐसा हुआ होगा, फिर मैं फिर रोड पे गया। पहले कभी इस तरह की आवाजें नहीं 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 सर, इस तरह पहले इस इलाके में, मैं सर ये कहता हूँ, ये इलाका जो है सबसे शांत है, तो मैंने कभी इस इलाके में ऐसी चीजें नहीं देखी। मैं ये कहूंगा, मैं तो डरा हुआ, मैं क्लियरली बोलूंगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। मैं मतलब मेरी असल में जो है मेरी बोलती ही बंद हो रही है, मतलब ये सब चीजें देख के, या मैं तो रात भर पूरा डर लग रहा था, क्या पता अभी कुछ हो, बाद में कुछ हो। चूंकि जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूर पर इस तरह का हमला इससे पहले 2012 में हुआ था और अब 10 साल के बाद कश्मीर में चुनाव हुए, नई सरकार बनी और सरकार के गठन के 4 दिन बाद ही आतंकवादियों ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों पर धोखे से हमला किया। इससे सभी राजनीतिक दल परेशान हैं, बेचैनी है। जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या विरोधी दल बीजेपी, दोनों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोकतंत्र में अपना यकीन जताया, उसके बाद से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान है। इसलिए वो अपने पाले हुए आतंकवादियों को कश्मीर भेजकर खून खराबा करा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान ऐसी हरकतें करना बंद करे वरना अंजाम बुरा होगा। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले ये मारना तो बंद करो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबत से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, ये वाकई में चिंता की बात है। गिरिराज ने कहा, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कश्मीर के हालात सुधार दिए थे, अब डर इस बात का है कि कहीं जम्मू कश्मीर के हालात फिर से न बिगड़ जाए। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं, ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे, ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट करते नहीं। उसी तरह से अभी हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है, सरकार तो अब उन्हीं की है, तो मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गिरिराज सिंह के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के अवाम ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया,
जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई। ये बात अमन चैन के दुश्मनों को पसंद नहीं आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में किसी को भी रोड़ा नहीं बनने देगी। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा? पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट ने कब चाहा कि यहाँ हालात ठीक हों? ये तो कोई नई बात नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट ने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ नॉर्मल सी हो, यहाँ हालात ठीक हों। अब हम डेवलपमेंट को रुकने नहीं देंगे। जो गैप्स, जैसे मैंने कहा, अगर हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं गैप्स हैं, कहीं खामियां हैं, कहीं कमजोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट के काम और नॉर्मलसी का फ़ायदा लोगों को मिले, उसमें हम किसी चीज़ को जो है रुकावट के तौर पे पेश नहीं आने देंगे। गांदरबल हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ को लश्कर तैयबा का दूसरा रूप माना जाता है, जो 2019 में धारा 370 हटने के बाद से एक्टिव हुआ है। सुरक्षा बलों का आशंका है कि गांदरबल के हमले के पीछे टीआरएफ के आतंकवादी शेख सज्जाद गुल का हाथ है। सज्जाद गुल को एनआईए ने 2022 में वांटेड आतंकवादी घोषित किया था। उस पर 10 लाख का इनाम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक सज्जाद गुल अपने 3 साथियों सलीम रहमानी, सैफुल्लाह साजिद जट और बासित अहमद डार के साथ मिलकर काफी दिनों से गांदरबल इलाके में रैकी कर रहा था। वो किसी बड़े हमले को अंजाम देकर शोहरत बटोरना चाहता था और यह आतंकवादी हमला इसी मकसद से किया गया। अब इस मामले की जांच एनआईए ने ली है। जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस जांच में मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमला करने वाले आतंकवादियों को बहुत जल्द जहन्नुम भेजा जाएगा। जो अभी तक जांच में पता चला है कि 2 लोग मुंह छिपा करके और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों एफटी थे, आए और उन एप्को नाम की एक कंपनी है जो जेडमोर टनल बना रही है, उसके मेस में घुसे और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। 4 लोग घायल हैं। जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना नाम बदल बदल कर कभी टीआरएफ हो जाते हैं तो कभी कॉन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के, जिनको हमारा पड़ोसी बराबर साथ देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी साथ देती है। मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। सरकार बनने से और इस घटना से मैं कोई इसका कनेक्शन नहीं देखता हूं। पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने छोटे मोटे हमले किए थे। बिहार और यूपी के मजदूरों को अलग अलग घटनाओं में निशाना बनाया गया। जून में एक बस पर हमला करके 9 लोगों की हत्या की गई थी। लेकिन इस तरह किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगे प्रवासी मजदूरों के कैंप पर घात लगाकर धोखे से हमला 12 साल के बाद हुआ है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत से बौखला हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है, रेल, रोड, ब्रिज बन रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। विकास की इस रफ्तार को पाकिस्तान रोकना चाहता है। इसीलिए मजदूरों को डराने की नीयत से ही हमला किया गया। पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी 3 दिन पहले मियां नवाज शरीफ भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे। वो इमरान खान की गलतियों को याद दिला रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ को यह समझना पड़ेगा, जब तक पाकिस्तान की फौज भारत में दहशतगर्द भेजना बंद नहीं करती, जब तक आईएसआई आतंकवादियों को पनाह, पैसा और ट्रेनिंग देना बंद नहीं करती, तब तक
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। देश के दुश्मन आजकल अफरा तफरी फैलाने के दूसरे तरीके भी अपना रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स पर बोल्डर रखकर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हो रही है। फ्लाइट्स में बम रखे होने की झूठी धमकी दी जा रही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान देश भर में लगभग 100 फ्लाइट्स में बम होने की चेतावनी मिल चुकी है। अकेले एक दिन में यानी कल संडे को 25 फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिली। इन धमकियों की वजह से फ्लाइट्स को प्रोटोकॉल के तहत तुरंत लैंड कराना पड़ा। हर जगह पूरी तरह से चेकिंग की गई और हर बार बम की कॉल झूठी निकली, होक्स निकली। लेकिन अब सरकार ने इस तरह की होक्स कॉल करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। नए कानून के तहत बम की झूठी कॉल करने वालों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और जेल के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर से बात की, सिक्योरिटी एजेंसी से बात की। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने बताया कि फ्लाइट में बम की कॉल मिलने के बाद जो स्टैंडिंग प्रोसीजर अपनाया जाता है, फ्लाइट में जो डिले होता है, उसकी वजह से 4 से 6 करोड़ का नुकसान होता है। पिछले एक हफ्ते में इस तरह की कॉज के कारण देश की एविएशन इंडस्ट्री को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राममोहन नायडू ने कहा, सरकार अब 1982 के सिविल एविएशन एक्ट में बदलाव करेगी, जिससे बम होने की झूठी धमकी देने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। पिछले एक हफ्ते से हमें बम होने की झूठी शिकायतें बार बार मिल रही हैं। मीडिया में भी इस बारे में बताया गया है। इस बारे में हम पहले ही दिन से ऐसे कदम उठा रहे हैं। जब फोन कॉल या सोशल मीडिया से ऐसी धमकियां मिलती हैं तो हम इन्हें पूरी गंभीरता से लेते हैं और एक सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऐसी कॉल बार बार आ रही हैं। हम इस बारे में लगातार हर स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे अधिकारी गृह मंत्रालय से भी बात कर रहे हैं और हम इस बारे में एक कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं। होक्स कॉल करना, बम होने की झूठी धमकी देना दहशत की शुरुआत का लक्षण होता है। कुछ महीने पहले एक साथ दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये सारी खबरें झूठी निकली, तो भी ऐसी खबरों को लाइटली नहीं लिया जा सकता। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ऐसी कॉल करने वालों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया है। लेकिन ये कानून सिर्फ एयरलाइन को लेकर नहीं, किसी भी क्षेत्र में होक्स कॉल करके पब्लिक को डराने वालों के खिलाफ होना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी क्षेत्र में वो इस तरह की होक्स कॉल करें, झूठी धमकी दें, अफवाह फैलाएं, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत आतंकवाद का मुद्दा ब्रिक्स समिट में जरूर उठाएगा। पड़ोसी देशों की हरकतों के बारे में ब्रिक्स के मेंबर्स को भी बताएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कल रूस जा रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मोदी की बात हो सकती है। इसके अलावा चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मोदी की मुलाकात होगी। इस मीटिंग से पहले आज भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर आई। विदेश मंत्रालय ने कन्फर्म किया कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग के मुद्दे पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि 4 साल की तनातनी के बाद भारत और चीन LAC पर डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गए हैं। मतलब ये कि दोनों देश अब LAC से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे और दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा के भीतर रहकर गश्त कर सकेंगे। भारत और चीन के बीच 2020 से ही लद्दाख में सीमा पर टेंशन चल रही है। दोनों देशों ने LAC पर एग्रेसिव पोस्चर लिया हुआ है। टैंक, तोपें, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम सब कुछ तैनात है। दोनों देशों के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स इस तनाव को दूर करने के लिए कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं। आज विदेश सचिव ने कहा, अब चीन और भारत LAC पर डिसएंगेजमेंट शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर
दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी एक एक करके उन सारे इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में ऑपोजिशन ने इशू बनाने का प्रयास किया था। चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसा ही इशू है। काफी मशक्कत के बाद एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है। 4 साल से चल रहा मसला अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कांग्रेस को इससे भी प्रॉब्लम है। कांग्रेस के प्रवक्ता आज कह रहे थे कि चीन से जो बात हुई इस पर पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं की गई। क्या वो इतना भी नहीं जानते कि जब डिप्लोमेटिक चैनल से बात होती है तो इस पर चर्चा मसला खत्म होने के बाद ही की जाती है। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। महाराष्ट्र में कल से नॉमिनेशन फाइल होने का काम शुरू होगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अब तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। मुंबई में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के नेताओं के बीच मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। झगड़ा कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के बीच ज्यादा है। अब तय हुआ कि जिन सीटों पर सहमति बन गई है, कम से कम उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। जिन सीटों पर विवाद है उन पर फैसला बाद में हो जाए। इसीलिए कांग्रेस के नेता करीब 90 सीटों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। बैठक के बाद नाना पटोले ने कहा 96 सीटों पर आज चर्चा हुई। कल दोपहर 3 बजे मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ फिर बैठक होगी और उसके बाद उनके साथ सीटों और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 25 अक्टूबर को फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और कुछ सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन संजय राउत ने इशारों में कांग्रेस को चेतावनी दे दी। संजय राउत ने कांग्रेस को इंटरनेशनल पार्टी बताया और कहा इतनी बड़ी पार्टी को कोई नसीहत देना तो ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के वक्त बड़ा दिल दिखाया था। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। हमने बड़ा दिल दिखाया क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। लेकिन हर पार्टी को लगता है कि मेरे कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। जैसे हमको लगता है, एनसीपी को लगता है, वैसे उनको भी लगता होगा। लेकिन ये अघाड़ी है, ये अलायंस है, सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार ज़रूर है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज़्यादा। कभी इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। संजय राउत ने कहा था शाम तक फैसला हो जाएगा, लेकिन शाम तक कोई फैसला नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सोमवार को रात 10 बजे तक वो इंतजार करेंगे, अगर फैसला नहीं हुआ तो अपनी सीटों का ऐलान कर देंगे।
दूसरी तरफ महायुति में सीट शेयरिंग पर मामला करीब करीब तय हो गया है। कल बीजेपी ने अपनी 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी भी कर दी। अजित पवार ने भी आज अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। आज अजित पवार ने 21 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दिया। जिन लोगों को आज फॉर्म दिए गए उनमें 20 सिटिंग एमएलए हैं। जिन विधायकों को आज अजित पवार ने एबी फॉर्म दिया उनमें छगन भुजबल, नरहरी झिरवाल, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, यशवंत माने, राजू नवघरे, नितिन पवार, बालासाहब पाटिल शामिल है। कल महाराष्ट्र में नॉमिनेशन का पहला दिन है। पता चला है कि कल भी अजित पवार कुछ उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देंगे। इस बीच महायुति राज ठाकरे के साथ भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। पता चला कि शनिवार की रात को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में राज ठाकरे, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में शिवड़ी, वर्ली, माहिम जैसी कुछ सीटों को लेकर चर्चा हुई। हो सकता है कि इन सीटों पर महायुति और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक दूसरे को सपोर्ट करे। महाविकास आघाड़ी ने सीटों के बंटवारे को लेकर 1.5 महीने पहले मीटिंग का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन अब तक मामला सुलझ नहीं पाया। कोई फॉर्मूला नहीं निकला। महायुति में सीटों के बंटवारे पर 4 मीटिंग्स हुई और सब तय हो गया। बीजेपी 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अजित पवार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को फॉर्म ए और बी बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता उम्मीदवारों के नाम तो दूर, अभी सीटों के नाम भी तय नहीं कर पाए हैं। असल में इसकी एक वजह एक दूसरे पर अविश्वास है। कांग्रेस को इस बात का यकीन नहीं है कि उद्धव चुनाव के बाद क्या करेंगे, इसलिए कांग्रेस उद्धव की शिवसेना को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। उद्धव की निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। उन्हें लगता है अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत गई तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, इसलिए पेच फंसा हुआ है और यह आसानी से सुलझेगा इसकी संभावना कम है। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर झगड़ा बढ़ गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का एक तरफा ऐलान कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टीज को इस पर एतराज है। तय फॉर्मूले के मुताबिक झारखंड की कुल 81 सीटों में से जेएमएम 41, कांग्रेस 29, आरजेडी 7 और लेफ्ट पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव 7 सीटों से संतुष्ट नहीं है। तेजस्वी को यह बात बुरी लगी कि उनसे बात के बगैर जेएमएम और कांग्रेस ने एक तरफा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। इसके बाद आज हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लेकिन 20 मिनट की मीटिंग के बाद न तेजस्वी ने बताया क्या बात हुई, न जेएमएम की तरफ से कोई बयान आया। इस बीच आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने झारखंड के 18 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी। कांग्रेस नेता सुबोध कासाहे ने कहा, पिछली बार वाले फॉर्मूले के आधार पर ही इस बार सीट बंटवारे का ऐलान किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में आरजेडी के नेताओं से बात नहीं हो पाई, ये गलती हो गई है। सुबोध कासाहे ने कहा, तेजस्वी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में आरजेडी 7 सीटें ही लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। जो पिछली बार चुनाव लड़े थे हम लोग, ऑलमोस्ट टोटल सीट 81 है, लेकिन एक नया पार्टनर उसमें लेफ्ट फ्रंट आया है, माले और, तो इसीलिए उनके लिए हिस्सा जो निकालना है वो उसी में से निकालना है। तो ऑलमोस्ट ये तय हो गया है कि हर पार्टी अपने में से एक एक दो जिसको कम करना है कम करके दे। जो चुनाव जीतने का भी इसमें बहुत सवाल है। पिछली बार 7 आरजेडी लड़ा था, उनको दिया गया था, 1 वो जीते। लालू जी इंडिया गठबंधन बनाने वालों में से वन ऑफ द स्ट्रांग पिलर हैं, तो ये हो जाएगा। उसमें जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम घटते घटते कहाँ आए हैं, तो हम लोगों की अपील होगी यही कि साहब हर कोई इस चीज को समझे। जेएमएम के सांसद महुआ माझी ने कहा, जहां अलायंस में इतनी सारी पार्टियां होती हैं वहां थोड़ा बहुत झगड़ा नेचुरल है, लेकिन इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को रोकना है, इसलिए सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसमें काफी चीजें होती हैं जिस पर फैसला लेने में थोड़ा टाइम लगता है। मान मनोबल भी चलता है कई बार
सबके अपने अपने एम्बिशंस होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने पार्टी आला कमान से कहते होंगे, आला कमान उनकी मजबूरी समझते हैं, फिर गठबंधन की भी मजबूरी समझते हैं और उसके बाद सब कुछ तय होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सब कुछ हो जाए, थोड़ा वक्त लगता है और सभी लोग ये चाहते हैं कि चुनाव अच्छे से संपन्न हो। सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग हर एक सीट जीतें, कहीं कोई गलती ना हो। तो गलती ना हो तो फूंक फूंक कर लोग कदम रख रहे हैं और उसी में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन विलंब चाहे कितना भी हो, समय से सब कुछ हो जाएगा और हम लोग ये चुनाव जीत जाएंगे। इस झगड़े की वजह से बीजेपी में जोश ऑल हाई है। सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया है। झारखंड में बीजेपी ने लीड ले ली है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने आज इंडिया अलायंस पर हमला किया। शिवराज झारखंड में बीजेपी के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सत्ता के लालच में बना बेमेल गठबंधन है, इसलिए ये तो आपस में ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। गठबंधन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है और इसलिए ये स्वाभाविक अलायंस थोड़ी है। ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो समान स्वार्थों के आधार पर इकट्ठा होते हैं। इनके बीच कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं है, केवल एक ही रट, मोदी जी का विरोध, बीजेपी का विरोध। झारखंड में हमारे गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग का काम भी हमने पूरा कर लिया। जिन लोगों में ना तो वैचारिक समानता है ना जनता का हित, वो तो ऐसे ही लड़ते फिरते रहेंगे। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान को हेमंत सोरेन के गठबंधन पर हमला करने का आसान मौका इस गठबंधन ने ही दिया। असल में झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने आपस में बात करके सीटें बांट ली। आरजेडी को हवा नहीं दी। ये बात तेजस्वी यादव को बुरी लगी। जब उन्होंने आंखें दिखाई तो हेमंत सोरेन लाइन पर आए, उन्हें मनाने दौड़े, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटें नहीं छोड़ना चाहती, वो अड़ी हुई है। इसीलिए झारखंड में अभी तक इंडिया अलायंस की सीटों का फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया। सीटों का झगड़ा यूपी में भी है। 9 सीटों पर बाय इलेक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 2 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर किया है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का आपसी मसला है। दोनों पार्टियां बातचीत करके इसे सुलझा लेंगी, गठबंधन कायम रहेगा। आज समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता करहल में थे। करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। आज तेज प्रताप यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव समेत पूरा यादव परिवार करहल में मौजूद था। इसी दौरान रामगोपाल यादव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लेकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिसे लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। असल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुणे के कार्यक्रम में 2019 में अयोध्या मुद्दे पर राम मंदिर के फैसले का जिक्र किया और अपना अनुभव शेयर किया। राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। पुणे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते हैं जिसमें किसी फैसले पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब उन्हें अयोध्या में राम जन्मभूमि केस पर फैसला देना था। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 महीने के सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे सही रास्ता दिखाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर भगवान में आस्था हो तो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। आज रामगोपाल यादव से जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया और कहा, ऐसे तमाम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, क्या वो सबकी बात का जवाब देते फिरेंगे? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो कमेंट। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। अरे छोड़ो यार, वो तो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? इसके बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा, जजेस ही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी किसी बड़े काम से पहले भगवान को याद करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों को भगवान से ही दिक्कत है। इसलिए कोई पूजा करे, कोई भगवान को याद करे, प्रार्थना करे, तो इंडिया अलायंस के नेता उसे गालियां देते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे।
देखिए, मैं तो जुडिशरी और जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और सीजेआई तो बहुत बड़ी संस्था होती है, उससे हम अपने आप को कमेंट से हम बचेंगे। मगर एक बात तो तय है, चाहे गणपति जी की पूजा हो, चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और ख़ास करके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें कभी ईश्वर की पूजा भाती नहीं है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, और चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, वो लोग भी, मैंने देखा जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस समय भी लोगों ने प्रणाम किया। तो ये स्वाभाविक है, ये हमारे जीन्स में है, प्रणाम करना, ईश्वर को याद करना। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत के जीन्स में ही कहीं गड़बड़ी है, सनातन में ही कहीं गड़बड़ी है, तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा। रामगोपाल यादव के बयान को सभी पार्टियों ने गलत बताया, और तो इसके बाद जब अखिलेश यादव से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें रामगोपाल यादव के बयान के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करते हैं। विवादित बयान दिया सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब का सब सम्मान करते हैं, और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। रामगोपाल यादव ने जो गाली दी वो तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, क्योंकि वो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा था, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा था, वो मैं आपको सुनवा सकता हूं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिस पर रामगोपाल यादव अपनी मर्यादा लांघ गए और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, जिस वक्त अयोध्या का फैसला देना था उस वक्त 3 महीने हम उसी फैसले पर विचार करते रहे, जिसको लेकर सालों तक कोई फैसला नहीं आया। ऐसा हुआ कि हमें लगा कि इस मामले को लेकर मार्ग कैसे निकाला जाए। मैं पूजा करता हूँ, मैंने भगवान से कहा कि मुझे इसका मार्ग खोज कर दें, और अगर हमारी आस्था और विश्वास रहे तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। हालांकि जब बात बढ़ गई तो रामगोपाल यादव बैकफुट पर आ गए और उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि पत्रकारों ने तो चीफ जस्टिस का नाम ही नहीं लिया था, दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था, इसलिए चीफ जस्टिस के अपमान का सवाल ही नहीं उठता। वो तो खुद सीजीआई का सम्मान करते हैं। कोई सीजीआई संबंध पर सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, तो बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है, कहाँ से चला दिया किसी ने? हमसे सवाल पूछा मिल्कीपुर वाले, हमने कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है, और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में, बहराइच के बाद सीजीआई वाली चीज कहां से घुस गई? सवाल राम मंदिर के बारे में था, सवाल सीजीआई के कमेंट के बारे में था, और रामगोपाल यादव ने जिस हल्के अंदाज में भारत के चीफ जस्टिस पर कमेंट किया, जिस तरह से उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। ये शब्द कंडेम करने लायक है। रामगोपाल यादव पढ़े लिखे हैं, अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई व्यक्ति नहीं होता, एक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक पद है। रामगोपाल को उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। इस सीजन में एक बार फिर पहली बार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के फेज 2 को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि कल से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक होगी। प्राइवेट व्हीकल्स को कम करने के लिए पार्किंग के चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा आज दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान भी शुरू किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि रेड लाइट होते ही अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। हालांकि दिल्ली में जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत तेज हो रही है। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने फिर कहा, बीजेपी दिल्ली में जानबूझकर पॉल्यूशन को बढ़ा रही है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारें दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की कोशिश में कोई मदद नहीं कर रही। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटना है उसे रोक लगाइए। कल मैं आनंद विहार गया था। आनंद विहार में देखा हमने कि दिल्ली में हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन आनंद विहार में हजारों की तादाद में डीजल की बसें अभी भी धुआं उड़ा रही हैं। तो हमारी जो इतनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए। गोपाल राय ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए तो हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा, हरियाणा के किसानों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। किरण चौधरी ने कहा, पराली जलाने की घटनाएं तो पंजाब में होती हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है, इसलिए केजरीवाल की पार्टी के नेता पंजाब को क्लीन चिट देते हैं और हरियाणा पर सवाल उठाते हैं। हर एक चीज हरियाणा के ऊपर डाली जाती है और हम तो एनसीआर का इलाका है, एनसीआर जो है दिल्ली के साथ लगता है। अब पराली जलाने वाला जो सिलसिला है वो पंजाब से आता है। हमारी तो पराली है ही नहीं, तो पराली हम जलाएंगे कहाँ से? हमारे किसानों को यूं ही बदनाम करते हैं। ये तो बिल्कुल ही ऐसी जो है राजनीतिक वाली बातें करी जाती हैं। जो हो रहा है वो उनके खुद के प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, वहां पराली जलाई जा रही है और उसका प्रदूषण जो है वहां तक जा रहा है। चूंकि गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर इल्जाम लगाए तो यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने जवाब दिया। दयाशंकर सिंह ने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि पॉल्यूशन को देखते हुए एनसीआर में उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चला रही है, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केजरीवाल की पार्टी इधर उधर की बातें कर रही है। कमियों को छुपाने के लिए ये झूठ बोल रही है या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम लोग जो है एनसीआर रीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत हम लोग वहां पर सीएनजी बस चलाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं, हम लोग जो है यदि डीजल में बस होता है तो हम लोग यूरो 6 बस चलाते हैं और इस तरह की कोई भी और बसें हमारे पूरे एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि ये लोग झूठ बोल के ही राजनीति में आए हैं। जो बात ये लोग बोलते हैं उसके विपरीत ये लोग कार्य करते हैं। अब केजरीवाल से बड़ा नाटकीय आदमी और झूठा पूरे देश में नहीं। हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन आता है, हवा में जहर घुल जाता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब लोग बीमार पड़ने लगते हैं तब जाकर दिल्ली की सरकार को ख्याल आता है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना है। पहले दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन के लिए पंजाब की पराली को जिम्मेदार ठहराती थी। अब पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी के नेता पॉल्यूशन के लिए हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हकीकत यह है कि यह मुद्दा राजनीति का है नहीं और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम सिर्फ अक्टूबर में नहीं, साल भर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सरकार को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि दिल्ली के मंत्री जानबूझकर यह बात मानने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। आज पटना में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने मंच पर हाथ जोड़कर डीजीपी से अपील की कि वो जल्दी से जल्दी बिहार पुलिस में 78,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दे। असल में नीतीश कुमार ने आज पटना में 1,239 नए सब इंस्पेक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इसके बाद नीतीश कुमार अचानक मंच पर मौजूद डीजीपी आलोक राज और गृह सचिव अरविंद कुमार चौधरी की तरफ मुड़े और हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी से और भी अपॉइंटमेंट करा दीजिए ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सभी के अपॉइंटमेंट हो जाए। जब नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ दिए तो डीजीपी ने तुरंत कहा, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है उसका पालन जरूर किया जाएगा। सब लोगों को जल्दी कर दीजिएगा। बोला आइए ना, करिए, यहाँ पर पूजा पर करिए कि जल्दी करिएगा, तभी कर। महोदय का जो भी निर्देश दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार पुलिस उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी और सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। शीघ्र नियुक्ति
उन्नत प्रशिक्षण और इन लोगों को सर पोस्टिंग करा के उत्कृष्ट कार्य दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नीतीश कुमार के बारे में लोग जो चाहे कहें, राजनीति के मैदान में मौके पर चौका मारना उन्हें अच्छी तरह आता है। आज उन्होंने तेजस्वी यादव को दो बातों का जवाब दे दिया। एक तो तेजस्वी यादव नौकरियां देने की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। दूसरी, नीतीश कुमार ने यह भी बता दिया कि उनकी नजर 2025 के विधानसभा चुनाव पर है।